बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, कल अपोजिशन में शामिल जमातें इलेक्शन कमीशन के सामने एक मुजाहरा करने जा रही हैं और ये मुजाहरा है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। और फॉरेन फंडिंग केस जो है इस वक्त अपोजिशन ने उससे अपनी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। क्या इस केस से निकलेगा क्या? अगर इस केस का फैसला हो सकता है तो उसमें क्या क्या सामने आएगा और क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत को इस फैसले से कोई ख़तरा है, इस पर करेंगे बात। और साथ ही एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि वफाकी काबीना ने एक कमेटी कायम की है जो ब्रॉडशीट मामले की मुकम्मल तहकीकात करेगी। ब्रॉडशीट मामला भी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मौजूद बहस है, इसमें से क्या निकल सकता है इस पर भी करेंगे बात। और साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे भारत का कि जहां के एक मशहूर एंकर अर्नब गोस्वामी के जो लीक्स व्हाट्सएप मैसेजेस ने एक नई बहस छेड़ रखी है और भारत को दुनिया भर में हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब फॉरेन फंडिंग केस मेरा ख्याल है 6 साल से ज़्यादा अरसा हो चला है जो कि ज़ेर समाअत है और इसका फैसला नहीं हो रहा। और अचानक जो है वो APDM में शामिल जमातों ने इस इशू को उठाया है। कल इस्लामाबाद में एक धरना भी होने जा रहा है। क्या निकलने की तवक्को है इससे और निकलेगा क्या? और क्या वाकई इमरान खान जो है वो इस केस के हवाले से खतरे में है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरी पाकिस्तान की जो 22 करोड़ की आवाम है, उस 22 करोड़ की आवाम को इस बात पे उलझाया गया, गुज़श्ता 6-7 साल से उलझाया जा रहा है कि जनाब फलां आ गया, पैसे इतने आ गए, ये हो गया, वो हो गया और इसका मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा सारे। और इसमें सबसे बड़ी मुझे तकलीफ होती है उन लोगों के लिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वाकई साथ वो साथ होते हैं। सिचुएशन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास स्क्रूटनी के लिए पाकिस्तान की हर उसका फंड मौजूद होता है, किसी भी तौर पर सो मोटो भी ले सकते हैं, वैसे भी कर सकते। उसका जो 212 कहता है ना, इसका आर्टिकल जो है वो कहता है कि in this section foreign aided political party means a political party which has been formed यानी बनाई गई हो और organized at the instance of any foreign government or political party of a foreign country। पहला तो एक कैटेगरी लैदा कर दी गई। दूसरी कैटेगरी है is affiliated or to be associated with any foreign government or political party of a foreign country। ये दूसरी कैटेगरी लैदा कर दी। तीसरी आती है फंडिंग की, receives any aid financial or otherwise from any foreign government or political party of foreign country or any portion of its fund from a foreign national। अब इसमें आगे जाके जब फिर जो सेक्शन 204 के एक्सप्लेनेशन है वो और ही क्लियर है। उसमें बकायदा फॉरेन सोर्स के बारे में उन्होंने कह दिया, कंट्री एक कर दिया। अब ये इसमें ये हो गया, एक है इलीगल फंड, एक है प्रोहिबिटेड फंड, कि जिसको उसके अंदर खालिद साहब हमारे साथ हैं। मेरे नजदीक जो कानून मैंने पढ़ा है, वही सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 2 इख्तियार हासिल है। एक तो यह है कि जो फंड आया होगा उसको कब्जा करके जब्त कर लेंगे। अच्छा। दूसरा इख्तियार यह है कि उस पार्टी से इलेक्शन सिंबल छीन लिया जाएगा, मतलब बल्ले की जगह कोई और ले सकती है। तीसरा और कह देगी कि ये है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको रेफर करेगी कि ये पार्टी जो है आप देख लें ये ठीक नहीं है, कदम कर सकते हैं। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, वापस भेजती है, कोई और फॉर्म। कानूनी राय क्या है? साबिक वजीर कानून है, सुप्रीम कोर्ट के अहम लॉयर हैं, खालिद रांझा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रांझा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। रांझा साहब, ये बताइएगा कि वाकई इस फॉरेन फंडिंग केस से हुकूमत को कोई खतरा है? इमरान खान साहब किसी खतरे में है? और ये जो बातें कही जा रही हैं कि हुकूमत खत्म हो सकती है, इस बात का कोई इम्कान है? जाहिर जहाँ तक ये जैसे और ये भाई ने पढ़ा इसको, इट हैज टू रेड एज अ होल। ठीक। आप इसको पीसफुली पढ़ेंगे। ठीक। इट हैज रेड टोटलिटी। ठीक। और मेरा ख्याल है द प्रोविजन इज कैलकुलेटेड कि कोई बाहर वाली ताकत जो है हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर न कर पाए। ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि a company formed out of Pakistan, ठीक, a company formed, would it be an Indian company or would it be a company which is doing business? ठीक। तो अगर तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान से बाहर, अगर फॉरेन है, अगर उसके तमाम मेंबरान जो हैं वो बाहर वाले लोग हैं, तो उससे वो
एलियन नहीं बन जाती। मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो स्पिरिट है इस आर्टिकल की वो ये है कि हम ब्लॉक करें किसी फॉरेन कंट्री से कि वो ठीक है, फंड न दे, सियासी पार्टी को अलाकार बना के हमारे मामलात इंटरफेयर न करें। ठीक है। This is my- इस पर्टिकुलर केस के हवाले से क्या कहें? इख्तियारात जो हैं, इस मतलब असल मसला ये है कि अगर वो ये रेफर करते हैं कि इतने फंड्स मिले, क्योंकि उसमें एक प्रोवाइजो है, फॉरेन सोर्स शैल नॉट इंक्लूड ओवरसीज पाकिस्तानी होल्डिंग नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फला फला और डेटाबेस जिससे ये। अब वो अगर चंद इंडिविजुअल आ जाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड जमा हो जाते हैं और मैटर फर्दर इंक्वायरी और पता नहीं क्या, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई इख्तियार नहीं, फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? क्योंकि कल एक जगह हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब सियासी पार्टियों को रेफर किया जाता था सुप्रीम कोर्ट में, हाँ हाँ, और ये पार्टी को बैन कर दिया जाए, ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियां बैन की थी जी, ठीक है, और रेफरेंस मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाँ जी। तो मैं समझता ये जो प्रोसेस है, इट्स गिविंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू द फेडरल गवर्नमेंट टू टेक सच स्टेप्स व्हिच अ कोर्ट वुड टेक। अच्छा सर, अब एक सवाल पैदा होता है, आप सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, कि क्या अगर फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, अगर वो रेफरेंस नहीं देती तो क्या 184(3) इन्वोक हो जाएगा इस पे कि नहीं होगा? 184(3) के सिर्फ इट हैज टू बी सीन कि पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, और अच्छा, अदरवाइज तो हर बंदे का फंडामेंटल राइट है कि हमारे मुल्क में सियासत शफाफ होनी चाहिए और पार्टियों में इलेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब है आखिर फिर जाके सुप्रीम कोर्ट आपने आइन तरमीम कर दी है ये कह के जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की लोड नहीं है। प्लीज वन पर्सन यू डन दिस। ठीक, बिल्कुल ठीक। राजा साहब 6 साल से केस का फैसला नहीं हो पा रहा, 6 साल हो गए। उसे इख्तियार है, ठीक है, पार्टी हेड को इख्तियार है, जिसको चाहे निकाल दे। तो ये डेमोक्रेसी क्या है, या हमने इसको हमारी मोम की नाक है जैसे करते। ठीक है, ठीक। हमारे आइन में कोई तरमीम नहीं हुई जिसमें किसी का जाती फायदा ना हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा साहब ये बताइए कि इतना अगर ये मामला नहीं है तो 6 साल क्यों लटक रहा है केस? 6 साल से क्यों नहीं फैसला कर पा रहे? उनकी कोई कंपल्शन नहीं है कि इसमें, मैं समझता हूँ कि अदालतें जो हैं, अच्छी बात यह है, अदालतों को सियासत से बाहर रहना चाहिए। सही है। जब इस केस पे आएंगे तो शायबा होगा कि अदालत को इस्तेमाल किया जा रहा है एक सियासी काम के लिए। आई विश दे डोंट इंटरफियर। आज नून लीग ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके जाएंगे। नून लीग ने आज ऐलान किया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आता है तो उनको रोक तो नहीं सकता ना। मतलब हमारी अदालतों ने इंटरफियर किया है ना, और उसका रिजल्ट क्या होता है? ना मसला हल होता है और ना अदालत का वकार रहता है। ठीक, सही, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों गए। अब मैं बताता हूं क्यों गए। मसला सर यह है कि पीडीएम ने जो अपने हदाफ रखे थे ना, उस हदाफ में था कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे, लॉन्ग मार्च नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ये नहीं। अब वो तो खत्म, तो कुछ तो करना है, कहीं तो मेला लगाना है। वो ये मेला, वरना आज मेला लगाने की जरूरत नहीं। अब देखिए किस चीज पे मेला लगाएंगे? बाइकाट करेंगे, हम असेंबलियों का बाइकाट करेंगे, फलाना का बाइकाट करेंगे, इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, सेनेट के इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, जलसे करेंगे, खत्म। अब इस वक्त लॉन्ग मार्च हो रहा है वैसे लॉन्ग मार्च आज जो फैसला हुआ, आज जो लड़ाई हुई है, मैं आपको पूरी अंदर की कहानी बता। लड़ाई हुई है जिस बात पे, हाँ, अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च जो है फरवरी के सेकंड वीक में कर दो, ठीक है, या फर्स्ट वीक में ले जाओ। मार्च के फर्स्ट वीक में ले जाओ? नहीं, फरवरी के सेकंड वीक में ले जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, सेनेट के इलेक्शन से पहले हम मार्च नहीं करेंगे। ये किसने कहा? पीपल पार्टी और उन लोगों ने। नून लीग ने भी ये नून लीग में भी, नून लीग नहीं, नून लीग उसमें थी कि हो जाए फौरन किया, लेकिन नून लीग डामाडोल थी। उसके ऊपर मौलाना अकेला फजलमान रह गया आखिर में। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बाद हम मार्च के बाद हम ले जाए। उसने कहा मार्च के बाद फिर आगे आ गए हैं रमजान, और मार्च के उसके अंदर और रमजान के दरमियान जो फासला है, सेनेट इलेक्शन और रमजान के दरमियान एक हफ्ता बचता है, सिर्फ एक हफ्ता बचता है। अब उसमें वो कहता है मैं अपने उलमा इकराम को तो सर
हर बंदे ने बयाने पड़े हुए हैं, तरावियां पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ तैयारियां, हर चीजें वो। और फिर उसके बाद रमजान के बाद ईद आ जाती है, ईद के बाद जो रसोइयों का खुमार होता है, खुमार खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, इसको हज पे छोड़ के आना है, उसको हज पे छोड़ के जाना है, फिर उसके बाद बड़ी ईद आ जाती है, फिर उसके बाद मुहर्रम आ जाता है, खत्म। तो उसके बाद तो इमरान खान का टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो हमारे मसाइल बहुत ज्यादा है सर, गर्मी आ जाएगी तो। अच्छा, फिर तय क्या पाया? कुछ नहीं तय पाया। उन्होंने कहा जी जो बड़ी अभी तो ना काउंसिल कौन सी थी, उन्होंने उस पर छोड़ दिया है, जो मेन तमाम जिसमें तमाम बड़े रहनुमा शामिल है उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि अब आप जो हैं इसका फैसला करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो पीडीएम जिस रास्ते पे चले, और बिलावल ने आज कह दिया है कि हम फतह का जश्न मनाएंगे। उन्होंने कहा जी हम वहां इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं जाएंगे, उमरकोट में आज उनका आज उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा बंदा लॉन्च हुआ है वहां पर, और बड़े अरसे के बाद लॉन्च हुआ है, और वो है अरबाब रहीम साहब। नहीं, हार गए। अच्छा। अभी जो नतायज आ रहे हैं उसमें पीछे हैं पीपल्स पार्टी को, काफी पीछे हैं पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार अमीर शाह आगे। अच्छा, बहुत आगे। तो इसका मतलब है कि वो उसी का वो कह रहे हैं कि हम जश्न मनाएंगे। अच्छा, अमित सर, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि बंदा लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च कामयाब नहीं हो सकी। इसकी वजह यह है कि फिर इसका मतलब है कि लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी एक दफा हमने उनसे पूछा था जब कि आप क्यों नहीं आ सके, तो उन्होंने कहा जी किसी एक नहीं आना था। अच्छा, या पीटीआई आती या फिर सिंध में गवर्नमेंट हमारी बनती। अच्छा, ऊपर किसी और, तो हम कमजोर थे, हमें सेक्रीफाइस हो गए। अब ये सूरत उनका अपना मजमे के अंदर कराची में खाने में उन्होंने यही बात की थी। अब सूरत हाल ये है कि वो नखल खुद उन्होंने इंडिपेंडेंटली आने की कोशिश की है, और फिर इससे पता चलता है जेडीए के जेडीए इसका मतलब इससे पता चलता है कि सिंध के हिसाब तक पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिल चुका है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, और आपको अगर कुछ नहीं कहा जाएगा तो आप जश्न मनाएंगे, आप इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आएंगे, ठीक। तो अगर मतलब अरबाब रहीम जीत जाता है इस वक्त तक। कैसे जीता सर? बहुत वोटों से जीतना नहीं, आवाम के वोट हासिल किए जाते हैं ना। मतलब मेरे पास 50 वोट हैं तो मुझे अप्रोच किया जाता है, उसके पास होते हैं, मुझे एसएचओ कर लेगा, चलो मैं कमजोर आदमी हूँ, उसको एसपी कर लेगा, वो जरा ताकतवर आदमी है, वो जरा मजीद ताकतवर आदमी, उसको 4 बदमाश कर लेंगे, उसके बाद मजीद ताकतवर है कुछ और लोग कर लेंगे। बहुत सारे लोग हैं। वोट पाकिस्तान में राय के ऊपर तो वोट थोड़ा होता है, पाकिस्तान में तो ग्रुप्स होते हैं जिनको, तो आज वो जीत चुके होते हैं, मैं सही कहता हूँ। अच्छा, इसका मतलब आप, मुझे बहुत खबर मुझे नहीं पता था, अगर ये वो आज हार जाते हैं तो फिर आप आगे पीडीएम का मुस्तकबिल है बिल्कुल आप समझे कि गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी आखिरी जो इजलास में सिर्फ एक बात सोच रही है कि सिंध में हमने अपने पांव मजबूत कर लिए हैं, और वो समझते हैं कि मुराद अली शाह की गवर्नमेंट और बिलावल कंपैरेटिवली कायम अली शाह से लेके बाकी गवर्नमेंट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और ये राय है, ये राय हमारी इंडिपेंडेंट राय भी है, और कराची के अंदर भी फिर सईद गनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू, साथ लेके चलने की पॉलिटिक्स के अंदर आ गई है। वो कहते हैं हम पंजाब में इन रोड कैसे बनाएं, पीटीआई के होते हुए और नून लीग के होते हुए। पंजाब में इन रोड उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक आप एंटी नवाज शरीफ बयानियां न रखें, क्योंकि अगर आप आप पीपल्स पार्टी की मौत क्यों वाकया हुई है? पीपल्स पार्टी की मौत वाकया हुई है कि वॉल सिटी का जो बंदा था ना, जो कि जीए भुट्टो के नारे लगाया करता था और जो नवाज शरीफ के लोगों को कहता था कि ये ताजर लोग हैं, उसको आपने नवाज शरीफ का झंडा पकड़ा दिया था। और वो जो क्या नाम से उसकी जो किसे कहते हैं डेमोक्रेसी सी जमहूरियत जो आई थी, आप खुद सोचे। मैं तो उस अर्ली कैबिनेट के अंदर, मैं सेक्रेटरी कैबिनेट तो चीफ सेक्रेटरी होता है, मेंबर होता है सेक्रेटरी में, जिसमें ये राजा रियाज वगैरह बैठे होते थे, ये बड़े बेचारे मिस्कीनी के साथ तो शहबाज शरीफ के साथ बैठे होते थे। और उसको उन्होंने कहा आप दफ्तर में देते हो, उन्होंने कहा तुसी अपना 90 शराब दफ्तर ले लो। शहबाज शरीफ ने कहा, उन्हें 90 शराब में राजा रियाज ने बैठना शुरू कर दिया। फिर मैं एक दिन वहां गया, उन्होंने कहा सिर्फ इस दफ्तर ही दफ्तर है और ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये 90 शराब का दफ्तर उनको मिल गया था। बड़े तकलीफ में रहते हैं, क्या नारा लगाएंगे, किसका नारा लगाएंगे? जिस पूरी की पूरी पार्टी ने उनके लीडर को फांसी दिलवाई, उसके साथ वो कैसे खड़े हो? अवाम तक आपने रूट्स में जाए तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा। केपीके और बलूचिस्तान में वैसे कोई हैसियत नहीं थी उनकी, कभी भी नहीं रही पॉलिटिक्स पंजाब में। अब वो समझते हैं कि कोई एक रास्ता मिले तो हम पंजाब में आए। ये चीज चले जी, देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला आगे जारी रखें।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। ब्रॉडशीट मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए वफाकी वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है और इस हवाले से जो भी मामला हैं इसकी ये छानबीन करेगी, मामले की तह तक जाएगी। आखिर ये ब्रॉडशीट मामले से पाकिस्तान को अब क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो टास्क दिया है काबीना को, उसके क्या जो है वो समरात निकल सकते हैं, इस पर हम करेंगे बात। और हमें लंदन से मारूफ माहिर कानून बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने ज्वाइन किया है। ज़ाहिर है लंदन का मामला है, ये ब्रॉडशीट है क्या और ये कब से पाकिस्तान जो है कौमी खजाने से कितने पैसे इस कंपनी को अदा कर चुका है और आगे क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। उसमें बेसिकली ब्रॉडशीट एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट एंटिटी है जो इंग्लैंड से बाहर रजिस्टर्ड हुई थी। इसमें बेसिकली सन 2000 में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें जो नैब के साथ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो पाकिस्तानी ओवरसीज पॉलिटिशियंस थे जिनके एसेट्स ओवरसीज में कहीं थे, चाहे वो इंग्लैंड में हो या कहीं और पे हो, उनको वो कंपनी रिवील करके पाकिस्तान में लाना था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2000 में जब हुआ तो उसमें यहाँ का जो लोकल नैब था वहां पे इनको एक ऑफिस भी दिया गया। इस दौरान जो ब्रॉडशीट ये कहती है कि हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान हुकूमत के साथ शेयर की, बहुत सारे एसेट्स रिवील किए, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कोई बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं लिए और आहिस्ता आहिस्ता जो लिस्ट थी जो कि तकरीबन 200 लोगों की थी उसको भी कम कर दिया गया। ये कभी मुसावी की जो इसमें जो था उनका कहना था। अब उसमें 2003 में एक सिंपल लेटर के जरिए इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको जारी नहीं रखना चाहते। अब जो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी होता है जी 2003 में, उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली तो बड़ा डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है इस किस्म का, जो स्टेट के किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ होता है। तो पाकिस्तान ने जो एग्जिट क्लॉज इसमें रखी थी वो कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लॉ का गवर्नमेंट की तरफ से जो डिपार्टमेंट है उसकी शायद सजेशंस प्रॉपर्ली ना ली गई हो या शायद उस पर एडवाइस ना ली गई हो या शायद जल्दी में ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था जिसकी वजह से हम आज ये सफर कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनली जब हम करते हैं, कोई भी स्टेट करती है तो उसमें एग्जिट क्लॉज बहुत स्ट्रांग रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडशीट ने बहुत स्ट्रांग रखी थी, पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रांग क्लॉज नहीं थी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने उसमें जब ये कंपनी उसके बाद डिसॉल्व हो गई तकरीबन 2005। अच्छा, ये मुझे बताइएगा एग्जिट क्लॉज जो है स्ट्रांग कैसे हो सकती थी? एक देखें इसमें उन्होंने लिखा है एनी डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ द एग्रीमेंट शैल बी फाइनली रिजॉल्व्ड बाय द आर्बिट्रेशन विद द राइट ऑफ अपील हियर बाय एग्रीड टू बी एक्सक्लूडेड एंड वेव्ड बाय द पार्टीज देयरटू। तो इसमें एग्जिट क्लॉज क्या मतलब, किस तरीके से हो सकती थी? और दो चीजें, क्योंकि ये इस एग्रीमेंट पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्रीमेंट बुनियादी तौर पे कहता है and broadsheet agrees that any asset recovered का लफ्ज़ है सर, as a result of the efforts of the broadsheet or as a result of the settlement between NAB and any person, ठीक है जी, और entity registered in accordance with the provision of the clause 12 hereby shall be jointly shared as below, उसमें 20%। अब मुझे बताइए कि रिकवरी तो कोई हुई नहीं, और उसके बाद ये जो 2019 का केस मेरे सामने पड़ा हुआ है जो कि इस वक्त जो फैसला है 12/7/2019 का, इसके अंदर उन्होंने शेरपा और अंसारी का नवाज दिया है, फिर उसके बाद शरीफ का। मुझे ये बताइएगा कि आर्बिट्रेशन जो इस क्लॉज के अंदर मौजूद थी क्या कर सकती थी मुशर्रफ गवर्नमेंट, और उसके बाद क्या एनआरओ का इफेक्ट हुआ इसके ऊपर कि आर्बिट्रेशन में जाना पड़ा और पाकिस्तान को ये कॉस्ट पड़ी? अच्छा, उसमें बेसिकली जो सबसे पहले मैं रिकवर्ड पे आऊंगा। रिकवर्ड जब यूके में यूज किया जाता है तो इसलिए नहीं होता कि रिकवर्ड करके आप जो है पेमेंट्स पाकिस्तान में जमा करवा देंगे। उसमें रिकवर्ड का मतलब ये है कि आप कोई एसेट्स ढूंढते हैं, ढूंढ के आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को बताते हैं, ठीक है जी। उसमें जो ब्रॉडशीट का ये कहना है कि हमने जब डॉक्यूमेंट्स जब हमने वो रिकवर किए एसेट्स मीन्स हमने ढूंढ लिए, तो हमने पाकिस्तान हुकूमत को उनकी लिस्ट दी कि जी आप वहाँ स्टेट में जो गवर्नर हैं उनको या गवर्नमेंट को ये लेटर लिखें कि जी ये हमारे एसेट्स हैं और पाकिस्तान की तरफ से कॉपरेशन नहीं किया गया। ये उनका कहना है, ये उनका स्टैंड है कि आगे से पाकिस्तान हुकूमत ने बीइंग स्टेट वहां पे लेटर्स लिखने थे जो नहीं लिखे गए। पहले ये बात। अच्छा, दूसरी जो एग्जिट क्लास की जो आपने सवाल किया उसमें बेसिकली नॉर्मली ये होता है कि एक मखसूस पीरियड रखा जाता है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल में अगर आप इतने % रिकवरी कर देते हैं तो हम आगे चलेंगे, दूसरे साल में आप उससे ज्यादा रिकवरी करेंगे, तीसरे साल में इतने करेंगे। अब उसमें रिकवरी के बाद आपने जो
फंड्स हैं वो ट्रांसफर करवाए या नहीं करवाए, ये बिल लिखा गया था कॉन्ट्रैक्ट में। इस हवाले से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान वीक पोजीशन में था, पाकिस्तान उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, जो नहीं किया। अब जब कभी मसाली, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड बता दूं, जो कि इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, कि 2005 में जब ये कंपनी डिसॉल्व हुई तो जो चेरी जेम्स थे, जो इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक शेल कंपनी तैयार की। उन्होंने एक शेल कंपनी तैयार की। उन्होंने कहा जी मैं इस कंपनी का ऑनर, तो आप मेरे से बात करें, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बात की और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सेटलमेंट कर ली 5 मिलियन पे, और पाकिस्तान हुकूमत ने उनको 5 मिलियन पे कर दिए। 2009 में कवे मुसावी ने कहा कि नहीं जी, उनकी कंपनी तो नहीं थी, कंपनी तो असल ये थी। उन्होंने कंपनी को दोबारा रीइंस्टेट किया और दोबारा प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया कि जी पेमेंट है, पेमेंट आ सकती है, एक उम्मीद हो जाती है। तो उसके नतीजे में वो सारा केस लड़ते लड़ते अब भी अगर आप देखें तो कभी मुसावी की हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट ना हो सकता है और पार्टीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट उसमें कर रही हैं, क्योंकि इसमें जब सवाल पूछा गया उनसे कि डायरेक्टर्स कितने हैं या कौन कौन से लोग हैं, तो उन्होंने उनके कोई भी नाम या कोई भी चीज अफशा नहीं की। तो इसमें एक अहम चीज और ये है कि हमने जब एग्री किया आर्बिट्रेशन कोर्ट पे, तो हमने उन्हें कहा कि उनका फैसला हतमी होगा, क्योंकि जब हम अपील लेके लंदन हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जी आपने इस पे माना हुआ था कि जो अवार्ड होगा वो हतमी होगा आर्बिट्रेशन के हवाले से, तो हम इस पे अपील को इतना एंटरटेन नहीं कर सकते। सही। अच्छा ये देखिए सर, ये जो इसमें मिसालें, अच्छा जी जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, मैं उस तरफ आऊंगा कि हाँ जी, उसमें जो केस लॉ यूज किया गया है, जो केस लॉ सर एंथनी की तरफ से यूज किया गया, मैं तो उस पर भी डिफर करता हूँ, क्योंकि अगर माजी में आप ये अवार्ड के हवाले से देखिए, बहुत कम इतना स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड रखा गया है, नहीं हुआ, इतना स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड नॉर्मली नहीं होता। तो उसमें हो सकता है कि हमारी तरफ से, हमारी लीगल टीम की तरफ से, या इस पूरे प्रोसीजर में कुछ खामियां हमारी तरफ से रही हैं, जिसकी वजह से हम उसको लूज करते गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हमने ताखीर भी की, बहुत सारी। अगर उस्मान साहब आपको याद होगा, एक दफा पहले भी आपसे बात हो रही थी, तो हम इस हक में थे कि इसको फौरी तौर पे खत्म करना चाहिए, इसको फौरी तौर पे इसकी सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बीइंग लॉयर मुझे पता है कि जो 1 घंटा भी होता है वो कॉस्ट पड़ रही होती है, तो हमें उसको पहले खत्म कर लेना चाहिए था, जो हमने खत्म नहीं किया। अब 26 मिलियन तो हमने दे दिया है, लेकिन अभी कॉस्ट उनकी रहती है, ये तकरीबन 69 या 70 या 60 से 70 के दरमियान हमें ये केस पड़ेगा। तो ये एक हमारे लिए सबक भी है आगे, क्योंकि पीछे अगर देखें तो बहुत सारे केस हम हारते आ रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान हुकूमत ने कभी भी अपने इंटरनेशनल लॉ पे तवज्जो नहीं दी, अपने इन हाउस इंटरनेशनल लॉ जो है उनको स्ट्रॉन्ग नहीं किया। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये देखें इंडिया ने किया हुआ है, जैसे बांग्लादेश ने किया हुआ है, या जैसे साउथ एशिया में बाकी ममालिक ने। अच्छा, आपने इंडिया की मिसाल ली। इंडिया गुज़श्ता 50 साल से लगा हुआ है 4 बंदों को रिकवर करने के लिए, 750 बंदों का उनका केस है, एक बंदे को तो वापस नहीं ला सका। एक तो इंडिया की मतलब है, एक ये बात मान लें कि बरतानिया इज अ होस्ट ऑफ क्रिमिनल मनी एंड क्रिमिनल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज। एक तो ये बात वापस जाना है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये जो इसके अंदर जो केस है, इसके अंदर शेरपा और अंसारी की मिसाल दी है कि इट वाज नेसेसरी टू असेस दैट रिकवरी respondent would have been made after deducting cost। ये तो उन्होंने इसका कहा है कि ये हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि the situation in relation to the Sharif family's asset was wholly different although some factors were common to both। अच्छा, इसमें फिर आगे जाके डिस्कस करते हैं जो 100 जो उन्होंने कहता है मिलियन जो है उनका पैसा है, वो कहता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक ल्यूकवार्म एटीट्यूड रखा और वो जनाब उसके साथ एनआरओ करके उनको सऊदी अरब भेज दिया और मेरी सारी जो है ना खूब खाते पै गई एफर्ट, तो मुझे तो पैसे दो। वो कहते अब हमने ये किया तो है ना, 10 साल की पोलिटिकल गवर्नमेंट और खुद मुशर्रफ का रवैया, ये सारी के सारा जो एक क्रक्स बना है, ये मुझे बताइए। क्योंकि ये अगर कोई ये कहता है नैब ने किया है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लॉ मुझे भी पता है, पाकिस्तान की इवन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी डायरेक्ट कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये पाकिस्तान का कानून कहता है। नैब भी जाएगा तो थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफिस जाएगा या थ्रू उसके जाएगा। ये मुझे बताइएगा आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स करते हैं इस सारे का, बस बीइंग ए लॉयर? देखें, उसमें बहुत सारे रिजीम्स चेंज हुए। सबसे पहले तो जब एग्रीमेंट किया गया वो रजीम जुम्मेदार है, उस जो भी इकदार लोग थे उनका, हमारा फॉरेन ऑफिस भी उसमें जुम्मेदार है, हमारे लीगल डिपार्टमेंट जो इसको डील कर रहे थे वो भी जुम्मेदार है। उसके बाद आगे अगर चलें तो इस केस में जिस तरह सेटलमेंट की गई या जिस तरह हमने प्रोसीड किया, हम उसको बहुत बेहतर अंदाज में प्रोसीड कर सकते थे। हमने 19 साल उसमें लगा दिए, हम उसको बहुत पहले खत्म कर सकते थे। हो सकता है वो 5-6 मिलियन और लग के खत्म हो जाता, जो अब
हमें बहुत लंबा चौड़ा बिल पे करना पड़ रहा है। तो इसमें इस दौरान एक पे जुम्मेदारी डालना बहुत मुश्किल हुआ कि नवाज शरीफ साहब भी बरसरेकदार रहे, पीपल्स पार्टी भी बरसरेकदार रही, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उस दौरान स्टेट में रहे हैं। तो इस हवाले से जो सबसे अहम चीज है, मैं फिर कहूंगा कि जो वजारत खारजा होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरनेशनल लॉयर्स इतने अच्छे रखे कि वो एवरी टाइम इस पे काम कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। बाकी रजीम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट में जो स्टेट के जो इंटरेस्ट होते हैं वो उन्होंने वॉच करने होते हैं। और ये जो हम इतना बड़ा नाम सुनते आ रहे थे अमर बिलाल सूफी का, जिसका नाम इसमें आ रहा है, हम समझते थे पाकिस्तान का पता नहीं बहुत बड़ा सुरखाब का पर उसको लगा हुआ है, तो ये तो उसके ड्राफ्ट में शामिल है उसके अंदर। हाँ जी, देखिए वो उसमें मैं ये इस बारे में कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि उस वक्त वही कंपनी थी, वही प्रोसीडिंग्स कर रही थी जो शेल कंपनी थी। तो कई दफा ये हो भी जाता है। तो लेकिन थोड़ा सा जिस तरह पहले मैंने कहा कि हमारी अपनी जो थोड़ी सी स्क्रूटनी या हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्यादा स्ट्रांग हो इस हवाले से, तो हम आगे मार नहीं खा सकते, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में हमने काफी सबक दिए हैं, इंटरनेशनल केसेस हमने काफी हारे हैं। तो आगे हमारे लिए बेहतर है कि हम अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने डिपार्टमेंट्स को एस्टेब्लिश करें। चलो जी, बहुत शुक्रिया बिरसे साहब, आपने वक्त दिया और आसानी से जो आसान अल्फाज में हमें समझाया गई यह कहानी थी क्या। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद। भारत के एक मुमताज़ एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, उनके जो लीक व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उन्होंने तहलका मचा रखा है, और जो इंकशाफात उसमें सामने आए हैं उसमें भारत के डिज़ाइंस का पोल खुल के रह गया है, और ये सब तमाम तर चीज़ें इस वक्त जो हो रही हैं वो भारत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। हर जो भारत के जो एक्ट है वो एक्सपोज हो रहा है। तो ऐसे में हमारे पास क्या मौका है कि इन चीज़ों को आलमी बरादरी के सामने रखा जाए और इसका फ़ायदा उठाया जाए। देखिए, इंडिया वाज अ ब्लू आइड बॉय एक अरसे तक, बहुत समझा जाता था कि उसका कल्चर, उसका ये, उसका वो, उसके अंदर डेमोक्रेसी। यानी पाकिस्तान में भी मुझे तकलीफ होती है कहते हुए, पाकिस्तान में भी हमारे मेजर, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, मेजर एंकर्स, हमारे मेजर वो लोग थे जो मैं नाम लेने को तैयार हूँ, सैफमा के जितने लोग थे, चली गई बेचारी मरहुमा फातिमा जहांगीर, उनकी हिना जिलानी वगैरह, सारे के सारे बैठ के थे। इंडिया को देखो, वहां आज तक डिटेल नहीं हुई, आज तक जमहूरियत चल रही है। वो फ्रूट्स उनके देखो कैसे माशी तौर पे किस लेवल पे चले गए हैं, क्या क्या कुछ। लेकिन कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक मोदी के आने के बाद सबसे जैसे कहा सिनेरियो ही बदल के रह गया। जैसे अमेरिका के अंदर हो रहा है, कल इंशाल्लाह हम उससे बात करेंगे, तो परसों अमेरिका का जो बैंड बजने वाली है ना 20 तारीख को, वो देखने वाली होगी दुनिया की तरह। इंडियन क्रॉनिकल्स जो हैं ये उन जगहों से आई हैं कि जहां पाकिस्तानी जो थे, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे घरों के यहाँ गए हुए अपनी दुकानों के ऊपर इंडियन कुजीन लिखते थे, पाकिस्तानी कुजीन नहीं लिखते थे, क्योंकि इंडियन कुजीन पसंद उन्होंने प्रोपेगेंडा में यही समझा हुआ था, आपका बासमती चावल भी उन्हीं का, आपका फलाना भी उनका। ये जो इंडियन क्रॉनिकल्स आए हैं, इन क्रॉनिकल्स ने एक बात तो तय कर दी 29 ममालिक के अंदर यूरोप के, कि इंडिया एक बुनियादी तौर पर झूठ पे बेस करती हुई प्रोपेगेंडा करता है। क्योंकि अगर तो वो सिर्फ उस पे रहता ना, क्या नाम है अपना, सोशल मीडिया पे, तो वो गुजारा था। सोशल मीडिया को उठाता था मेन स्ट्रीम मीडिया, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो था उसको लेके जाता था किसी और तरह, और फिर सारा कुछ प्रोटेस्ट करती थी एनजीओ, जिसको वो बेसिकली सही एनजीओ कहते। अर्नब गोस्वामी जो था, ये उनका एक फेस था, रूथलेस फेस। मैं एक दफा उसके प्रोग्राम में गया था और उसके बाद मैं फिर कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बोलने नहीं देता। 4-5 2 नंबर के फजूल किस्म के लोग उससे खड़े किए होते थे, वो बो करते रहते और मुझे मौका देता। मैं जब बोलने लगता मुझ पर चढ़ गया। इसके जो अगरचे कि उसके अंदर कुछ भी ना हो, चलो मान लिया कि उसके अंदर कुछ भी ना हो, उसके बावजूद भी उसकी प्रेडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि अंपायर उंगली उठा देगा परसों, अब उसकी अंपायर की उंगली जो है आज तक उसके गले में पड़ी है, उसका जवाब नहीं है। इसका अर्नब के पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात होता यह है कि जब हम किसी जगह पे बैठे होते हैं तो हमारे लोग भी जो हैं वैसे एजेंसीज के साथ बैठे हो या कोई दुनिया का कोई ना कोई खबर उनको मिल जाती है। सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलवामा का इंसिडेंट बहुत बड़ा इंसिडेंट था। यानी इस इंसिडेंट ने एक दफा इंडियन आर्मी की बेसिक वाइटिलिटी को हिला के रख दिया था कि आप गुज़श्ता
30 साल से वहां बैठे हुए हो, 5 से लेके 8 लाख तक आप हो चुके हो, और आपकी हालत यह है कि आपको जैसे ऐसे मार देते हैं जैसे चकोर होते हैं। तो इसका मतलब यह था कि सवाल उठना शुरू हो गया था कि खास तौर पे कश्मीर को देखें, कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए किया जाता है। देखिए बहुत जालिम चीज होती है ये जो स्टेटमैनशिप होती है। एक हवास के सैन्मे का वाकया हुआ था शाह ईरान के जमाने में, उसके अंदर 450 लोगों को आग लगा दी गई थी बैठे हुए जो फिल्म देख रहे थे, और उसको कहा गया था कि ये खुमैनी और ये दूसरे लोग जो इन्होंने लगाई है क्योंकि ये इनकलाबी करना चाहते थे। लेकिन हुआ यह था कि लोगों ने यकीन नहीं किया था, क्योंकि लोग जो थे वो समझते थे कि शाह ईरान ने खुद करवाया। मोदी की फिजा भी अब यही इंडिया में बनती जा रही। पहले मोदी को यकीन करते थे कि उन्होंने किया, अब वो फिजा बिल्कुल उलटती जा रही है। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे जिस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर रूसो एक बहुत बड़ी नाम था, तो रूसो के बारे में वो कहते इनकलाब ले आया और रूसो भाग के चला गया। रूसो ने अपनी एक बायोग्राफी लिखी अपनी हालात जिंदगी, और उसने कहा कि मैं तो माँ के साथ भी मेरे तल्लुकात थे, तो मैंने दोस्तों की बीवियों के साथ भी थे, तो वो जब किताब मार्केट में आई तो लोग कहते थे ये रूसो की नहीं है, ये शाह फ्रांस ने छाप दी हुई है। सही। तो इंडिया का अब ये मकाम आ गया है कि वो सच भी बोले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो उसका सच भी नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इसका मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए, जिस लेवल पे भी हो उसको उठाना चाहिए, आपके मीडिया के लेवल पे। और सबसे बड़ा बात उसकी बड़ी ठीक थी वजह वकील साहब थे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कोई लॉबी नहीं, ना लॉयर ठीक पकड़ते हैं, ना मीडिया वाला को ठीक पकड़ते हैं, ना मीडिया वाला को ताल्लुकात इनके साथ। आप अंदाजा करें कि तकरीबन 100 के करीब हमारे कमर्शियल प्रेस काउंसलर्स हैं पूरे दुनिया में, खाबे खा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, फंड होता है उनको जर्नलिस्टों को खिलाने पिलाने। मैंने एक वहां गया हुआ था, मेरा एक दोस्त ने आजम साहब सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, आज का पता नहीं प्रेस इन्फॉर्मेशन, तो मेरा तो उसने कहा मैं तो मैंने कहा खाना तुम वहां से खिला रहे, फंड मिला हुआ है उसका। कहता नहीं वो तुम्हें नहीं किसी और को, लेकिन वो खिलाते थे, अभी भी खिलाते हैं सर, लेकिन कोई लॉबिंग नहीं है कुछ। और फिर पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तैयार हैं कि यार हम खाना देते हैं, खिला लो, लेकिन करो तो सही। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ हम खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।